भाषा अभिव्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। और अगर बात मातृभाषा की हो तो इसका महत्व अधिक हो जाता है। डियर फ्रेंड्स, जब बात कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की होती है तो स्टेट लैंग्वेज का महत्व सबसे ज़्यादा होता है। और क्योंकि हम हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं तो हमारे लिए हिंदी का महत्व अधिक हो जाता है। डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ज्ञान समृद्धि। मैं हूं जय और आज की इस वीडियो में हिंदी भाषा से संबंधी हम वक्रोक्ति अलंकार के विषय में चर्चा करेंगे और साथ में ये समझने का प्रयास करेंगे कि वक्रोक्ति और श्लेष अलंकार के बीच अंतर क्या है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा को एक सामान्य तौर पर एक विशेष तौर पर समझने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, वक्रोक्ति जो आप शब्द देख रहे हैं इसमें गुण संधि हुई है और अगर आप इसको अलग अलग करेंगे तो एक शब्द होगा वक्र और दूसरा शब्द होगा उक्ति। डियर फ्रेंड्स, जो ये वक्र शब्द है इसका मतलब होता है तिरछा और उक्ति का मतलब होता है बोलना। इसको जोड़ने से वक्रोक्ति शब्द बना है। और अगर हम इनका शाब्दिक अर्थ निकालें तो वक्रोक्ति का मतलब होगा कि जब वक्ता के मंतव्य के इतर श्रोता के द्वारा कोई और अर्थ ग्रहण कर लिया जाए, या हम ये कहें कि जहाँ एक शब्द के अनेक अर्थ होने के कारण वक्ता के द्वारा जो अर्थ या जिस अर्थ के संदर्भ में शब्द का प्रयोग किया जाता है, श्रोता उस अर्थ को ग्रहण न करके अन्य अर्थ को ग्रहण करता है और इस कारण काव्य में रोचकता आती है, सजावट आती है। तो हम इसे अलंकार कहते हैं। और दोस्तों, ऐसे अलंकार का नाम होता है वक्रोक्ति अलंकार। यहाँ दो शब्द हैं, मैं फिर से एक बार कहना चाहूँगा, वक्र और उक्ति। वक्र आप जानते हैं फ्रेंड्स, वक्र का मतलब होता है तिरछा या टेढ़ा कह सकते, और उक्ति का मतलब बोलना। तो यहाँ पे टेढ़ा बोलना या तिरछा बोलने का मतलब है कि सामान्य भाव में वक्ता जो बोल रहा है, श्रोता उसके इतर, उसको छोड़कर एक और अन्य अर्थ ग्रहण करता है। तो जो वक्ता बोलना चाह रहा है वह अर्थ न ग्रहण होकर कुछ और अर्थ ग्रहण हो जाता है। तो ये तो परिभाषा की बात हुई। अब इसको अगर हम किसी एक उदाहरण को लेकर के समझेंगे तो फ्रेंड्स हमें इसको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। मैं एक उदाहरण लेता हूँ और इसे आपको विस्तार से समझाने की कोशिश करता हूँ और फिर अन्य उदाहरणों को हम समझने की भी कोशिश करेंगे। तो चलिए हम वक्रोक्ति अलंकार से संबंधी एक उदाहरण ले लेते हैं। देख फ्रेंड्स, ये उदाहरण है और इसमें लिखा हुआ है, एक कबूतर लिए हाथ में पूछा कहाँ अपर, उसने कहा अपर कैसा, लो उड़ गया सपर। फ्रेंड्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप इसको एक स्टोरी की तरह समझेंगे। असल में ये कहानी, जो ये बात इसमें बताई गई है, ये जहांगीर और नूर जहाँ के बीच के एक संवाद पर आधारित है कि जहांगीर के दरबार में दो कबूतर बहुत ही प्रसिद्ध थे। एक दिन जहांगीर ने एक कबूतर को अपने हाथ में लेके रखा हुआ था। तब उससे नूर जहाँ ने आकर पूछा कि एक कबूतर लिए हाथ में पूछा कहाँ अपर। आपने एक कबूतर को हाथ में लिया हुआ है, पूछा कहाँ अपर, मतलब अपर माने दूसरा होता है कि दूसरा कबूतर कहाँ है। नूर जहाँ ने ये पूछना चाहा कि जब हमारे दो कबूतर हैं हमारे पास,
तो आपने एक ही कबूतर क्यों रखा हुआ। अपर का मतलब होता है अगला, अगला कबूतर कहाँ है या दूसरा कबूतर कहाँ है। तो फ्रेंड्स जो ये अपर शब्द है आप इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखिए और आगे मैं इसकी चर्चा करूँगा। तो जहांगीर ने नूरजहां के प्रश्न के उत्तर में क्या कहा आप उसे समझिए। उसने कहा अपर कैसा, उसने कहा अपर कैसा, लो उड़ गया सपर। जहांगीर ने उस कबूतर को ऐसे अपने हाथ से उछालते हुए ये कहा कि ये अपर कैसे है। अब फ्रेंड्स अगर इस अपर शब्द को आप दो हिस्सों में करेंगे तो एक हो जाएगा अ, एक हो जाएगा पर। अब अ का मतलब एक उपसर्ग है फ्रेंड्स और अ का मतलब होगा नहीं। हम अ उपसर्ग का प्रयोग नकारात्मक अर्थ के लिए करते हैं तो इसका अर्थ होगा नहीं। और पर मने पंख। असल में फ्रेंड्स नूरजहां ने जिस अर्थ में उस ऊपर वाले अपर शब्द का इस्तेमाल किया कि दूसरा कबूतर कहाँ है, जहांगीर ने उस अपर को उस अर्थ में न लेते हुए इस अर्थ में लिया कि आप ये कहना चाह रही हो कि ये अपर कबूतर है, मतलब ये बिना पंख वाला कबूतर है क्योंकि आपने इसको हाथ में रखा हुआ। तो जहांगीर ने इसके जवाब में क्या कहा कि अपर कैसा लो उड़ गया सपर। उन्होंने कबूतर को उड़ाते हुए कहा कि हे महारानी ये कबूतर अपर नहीं, बिना पंख वाला नहीं है, बल्कि देखो आपके सामने उड़ रहा है, ये तो पंख वाला है। आप समझ रहे फ्रेंड्स मैं क्या कह रहा हूँ। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं दोबारा से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। फिर भी मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे कहने का मतलब है कि एक कबूतर लिए हाथ में पूछा कहाँ अपर। आप सबसे पहले इस अपर शब्द को समझिए। अपर के फ्रेंड्स दो अर्थ होते हैं। एक अपर सीधा अगर आप इसे अपर पढ़ेंगे तो इस अपर का मतलब होता है दूसरा या अगला। और अगर निचली वाली लाइन में आप इस अपर को पढ़ेंगे तो ये ऐसे पढ़ेंगे अ धन पर। अ मने नहीं, पर मने पंख, जिसके पंख नहीं हैं। अब फ्रेंड्स अपर शब्द अनेकार्थी है, इसके दो अर्थ आपके सामने आ रहे हैं। अगर सीधा अपर पढ़े तो अगला हो जाएगा और अधन पर पढ़े तो बिना पंख वाला हो जाएगा। तो नूरजहां ने एक कबूतर जब उनके हाथ में देखा तो उन्होंने ये पूछा कि दूसरा कबूतर कहाँ है। लेकिन जहांगीर ने उस अर्थ में उसको ग्रहण नहीं किया, बल्कि उन्होंने इस अर्थ में ग्रहण किया कि आपने एक ही हाथ में ले रखा, आपने इसको हाथ में ले रखा है, ये बिना पंख वाला है क्या, ये उड़ क्यों नहीं रहा। तो जहांगीर ने उसे उड़ाते हुए कहा कि नहीं ये बिना पंख वाला नहीं है, बल्कि देखो आपके सामने उड़ रहा है, ये पंख वाला है। देखो फ्रेंड्स कितना रोचक है कि पूछने वाले ने कुछ और पूछना चाहा, लेकिन जो उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया उसके अनेकार्थी होने के कारण वह दूसरे अर्थ में ग्रहण हुआ और काव्य रोचक बन गया। ठीक है फ्रेंड्स, आप थोड़ा ध्यान दीजिए, मैंने इसका अर्थ भी यहाँ पर लिख दिया है विस्तार पूर्वक। अगर आपको समझने में दिक्कत आती है तो आप वीडियो को पॉज करिए और फिर उसे आराम से पढ़िए। और फ्रेंड्स आप अपने पास नोट्स बनाइए, जो आप वीडियो देख रहे हैं आप अपनी कॉपी में इसके नोट्स बनाइए और आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप लॉकडाउन के दौरान थोड़ा और पढ़ने की कोशिश करेंगे, थोड़ा और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको इसका लाभ होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब वक्रोक्ति अलंकार से संबंधित एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं। आप इसे समझेंगे तो आपको और मदद मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए एक उदाहरण और लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स क्या लिखा हुआ है, कौन द्वार पर। इसका सीधा मतलब है कि दरवाजे पर कौन है। उत्तर में आया राधे मैं हरी, हे राधा मैं हरी हूँ। और जवाब में क्या मिला फ्रेंड्स, वानर का क्या काम यहाँ, मतलब यहाँ बंदर का क्या काम है। अब स्टोरी को समझिए। हरि का मतलब होता है विष्णु और फ्रेंड्स हरि का मतलब होता है बंदर। हरि का मतलब बंदर भी होता है। हरि एक अनाकारती शब्द है फ्रेंड्स, इस पे ध्यान दीजिए। तो एक बार का वृत्तांत है कि हरि विष्णु दरवाजे पर आए और राधे यानी कि उनकी पत्नी घर पर थी।
श्री कृष्ण की बात हो रही है फ्रेंड्स यहाँ पे। तो उन्होंने बंद दरवाजे के सामने बाहर आकर के दरवाजे को खटखटाया। ठीक है। अंदर से राधा ने पूछा, दरवाजे पर कौन है? और फ्रेंड्स बाहर से हरि ने क्या जवाब दिया, कृष्ण ने क्या जवाब दिया कि हे राधे, मैं हरि हूँ। पर क्योंकि फ्रेंड्स हरि के दो अर्थ हैं, तो हरि माने क्या होगा, बंदर, हरि माने क्या होगा, कृष्ण, विष्णु। तो मजाकिया अंदाज में राधा ने दूसरा अर्थ ग्रहण करते हुए कहा, बंदर का यहाँ क्या काम है? तो उन्होंने हरि का मतलब विष्णु से न लेते हुए बंदर से लिया और इस काव्य को रोचक बना दिया और उन्होंने एक तरह से हरि के साथ मजाक कर दी, अलग अर्थ ग्रहण करके। ठीक है फ्रेंड्स, तो हरि के दो अर्थ हैं, बंदर और विष्णु। ठीक है, चलिए अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। पर्वत जा पशुपाल कहाँ, और देखिए फ्रेंड्स उत्तर में क्या आया, कमला यमुना तट ले धनु, यमुना तट ले धनु। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कमला ने एक बार पर्वतजा यानी पार्वती से पूछा कि हे पार्वती, पशुपाल कहाँ है? अब फ्रेंड्स ये पशुपाल शब्द काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पशुपाल माने जिसको पशुपति कह सकते हैं, पशुपाल का मतलब पशुओं को पालने वाला भी कह सकते हैं। तो आप जानते हैं कि पशुपाल का एक मतलब होगा शिव और पशुपाल का एक मतलब होता है कृष्ण, विष्णु कह सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो कमला ने एक बार पूछा कि हे पर्वतजा यानी पार्वती, पशुपाल कहाँ है, यानी कि आपके पति शिव कहाँ हैं? तो उन्होंने अपने पति, ये पशुपाल शब्द को अपने पति शिव के अर्थ में न लेते हुए, पशुपाल माने गोपाल यानी पशुओं को पालने वाला यानी कृष्ण के संदर्भ में लिया, और उन्होंने ये ना कहते हुए कि वो कैलाश पर्वत पे हैं, ये कहा कि हे कमला, वो तो यमुना के किनारे गाय चरा रहे होंगे, वो तो यमुना के किनारे गाय चरा रहे होंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है रोमांच, ये है कि पशुपाल के क्योंकि दो अर्थ होते हैं, कमला ने ये पूछना चाहा कि आपके पति जो पशुपाल हैं वो कहाँ हैं, तो उन्होंने, पार्वती ने वो अर्थ न लेते हुए कमला के पति पशुपाल के अर्थ में लिया, और ये कहने की जगह पर कि वो कैलाश पर्वत में है, ये कह दिया कि वो तो यमुना के किनारे पशु चरा रहे होंगे, ये तो आपको पता होगा। तो ये एक वक्रोक्ति है फ्रेंड्स कि कमला ने किस अर्थ में पशुपाल शब्द को पूछा और पर्वतजा जो पार्वती है उन्होंने उसे किस अर्थ में अपने पास ग्रहण किया और उसके हिसाब से प्रतिक्रिया दी। तो ये अपने आप में एक वक्रोक्ति है और ये रोमांचक है। आप समझिए फ्रेंड्स, ठीक है, आप समझने की कोशिश कीजिए, अगर आपको समझ आता है तो ठीक, नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं फिर से एक और कोई कोशिश करूँगा तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि फ्रेंड्स वक्रोक्ति और श्लेष अलंकार में काफ़ी जगह पर मुझे समानता दिखती है और कई बार मैंने कई स्टूडेंट को इस बारे में क्वेश्चन करते हुए देखा है कि वक्रोक्ति और श्लेष अलंकार में क्या अंतर है। खास करके जब मैंने पिछली वीडियो बनाई थी यमक और श्लेष के बीच में अंतर को लेकर के, तो कई स्टूडेंट ने पूछा था कि आप वक्रोक्ति और श्लेष के बीच में भी अंतर बताइए। तो फ्रेंड्स देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, श्लेष अलंकार को आपको पढ़ना है, जो कि अभी एंड स्क्रीन में एक वीडियो आएगी, उसमें मैंने श्लेष अलंकार को समझाया है, आप उसे पढ़िएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए श्लेष अलंकार और इसमें सामान्य फ़र्क इस बात का होता है कि श्लेष अलंकार में जो शब्द के अनेक अर्थ होते हैं वो सारे के सारे ग्रहण होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और वक्रोक्ति अलंकार में एक शब्द के दो अर्थ होते हैं, लेकिन बोलने वाला कुछ और अर्थ ग्रहण करता है और जो सुनने वाला होता है वो किसी और अर्थ को ग्रहण करता है। तो बहुत ही एकदम बहुत छोटा सा अंतर है। श्लेष अलंकार में अगर एक शब्द के दो अर्थ हैं या तीन अर्थ हैं तो दो या तीनों ही ग्रहण होंगे, लेकिन वक्रोक्ति अलंकार में एक शब्द के अगर दो अर्थ हैं तो एक अर्थ में वक्ता इस्तेमाल करता है और दूसरे अर्थ में श्रोता उसे ग्रहण करता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप इस अंतर को समझ पा रहे होंगे। आप वक्रोक्ति अलंकार समझ गए,
अगर आप श्लेष अलंकार को फिर से समझना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन में एक वीडियो आ रही है, आप उस पर क्लिक कीजिए और श्लेष और यमक अलंकार को पढ़ने के बाद फिर वक्रोक्ति पढ़िएगा। मुझे विश्वास है कि आपको ये समझ में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू।